सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विषय में, जिसे हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके इस सब्जेक्ट का, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। दोस्तों, आजादी के बाद, देश की आजादी 1947 के बाद ये पहला शिक्षा आयोग बना जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से हम जानते हैं और कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, तो इसीलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए राधा कृष्णन आयोग बनाया गया 1948 में। उसके बाद फिर 1952 में मुदालियर आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो दोस्तों, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि 1948 में जो बना था, जो राधा कृष्णन आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधा कृष्णन, और यहाँ पर जो 1952 में मुदालियर आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो यहाँ पर सन आप याद रखिएगा, 1948 में राधा कृष्णन आयोग और 1952 में मुदालियर आयोग। अब इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो सबसे ज्यादा फेमस, वो है कोठारी आयोग, और क्वेश्चन भी एग्जाम में मैक्सिमम इसी से पूछता है, तो आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है। देखिए, भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों, माध्यमिक, उच्च स्तर आदि की जांच हेतु गठित पहला आयोग, जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। यानी कि ये पहला आयोग था जिसने न केवल प्राइमरी शिक्षा, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, सभी के विषय में यहाँ पर इसने बात की है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, इस आयोग में कितने सदस्य थे? तो इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, ये आप याद रखिएगा, और 6 सदस्य विदेशी थे। यानी कि 6 सदस्य ऐसे थे जो अपने अपने देश में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे या शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था। तो 6 ऐसे लोगों को रखा गया था, बाकी अपने देश के लोग थे। अब इसके बाद देखिए, इस आयोग ने सभी शिक्षा संबंधी बातों की तरफ अपना ध्यान खींचा। यानी कि ये जो शिक्षा आयोग था, इसने पूरी तरीके से कोशिश की कि जो नारी शिक्षा है, शिक्षण के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना हो, या शिक्षा की वित्तीय समस्याएं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि वित्तीय समस्याओं का मतलब है कि जो रुपए पैसे की समस्या होती है, या फिर ये कहें कि प्रबंधन की समस्या होती है शिक्षा में, उसके विषय में भी इस पे विस्तार से यहाँ पर लिखा हुआ है, या विस्तार से यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने सिर्फ और सिर्फ केवल विश्वविद्यालय शिक्षा की बात नहीं की, उच्च शिक्षा की बात नहीं की, बल्कि उसने संपूर्ण शिक्षा की बात कही। तो दोस्तों, इसीलिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नारी शिक्षा यानी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने सुझाव दिए अपने इस कोठारी कमीशन में। दोस्तों, जो कोठारी कमीशन है, ये 1964 में स्टार्ट हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1966 में। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए 14 जुलाई 1964, ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 1964 से लेकर के 1966 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और इन्होंने सुझाव अपने प्रस्तुत किए थे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, जो प्राइमरी की शिक्षा है वो किसमें होनी चाहिए? वो मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा मातृभाषा को अच्छे से समझता है। अब दोस्तों, जो डॉक्टर डी.एस. कोठारी जी थे, यानी कि दौलत सिंह कोठारी जी थे, वो उस समय 1964 में वो क्या थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, यूजीसी के वो अध्यक्ष थे। अब इसके बाद देखिए, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। यानी कि ये जो यहाँ पर पूरा कोठारी आयोग था, इसने विज्ञान और गणित की शिक्षा पर बहुत जोर दिया, और इन्होंने समान रूप से पाठ्यक्रम, चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों को समान रूप से शिक्षा देने की बात कही है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, 1 से 3 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो पूर्व माध्यमिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दोस्तों यहाँ पर होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है। यानी कि
प्री प्राइमरी स्कूल की बात सबसे पहले किस आयोग ने की थी? अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या लिखना है? आप लोगों को लिखना है कोठारी आयोग। दोस्तों 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा। इसका मतलब आज के समय में अगर इसका हम प्रयोग रूप में देखें इसको तो हम पाएंगे कि जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी में आप सभी लोगों को पता है जो 6 वर्ष से छोटे बालक होते हैं, बालक बालिकाएं, वो लोग कहाँ जाते हैं? आंगनवाड़ी में जाते हैं। तो ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है 1 से 3 वर्ष तक की शिक्षा है, ये कोठारी आयोग की ही देन है। तो ये आप याद रखिएगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात किस आयोग में की गई है? तो कोठारी आयोग में की गई है। 6 वर्ष पूरा होने पर प्रथम कक्षा में नामांकन, जैसा कि आज भी वही चीज वही रूल है कि 6 वर्ष पूरा होने पर ही प्राइमरी स्कूलों में बच्चे का दाखिला होता है। इसके बाद आगे है विषम विभाजन कक्षा 9 के बदले 10 के बाद हो। इसके बाद है माध्यमिक विद्यालय के प्रकार, यानी कि माध्यमिक विद्यालय को 2 भागों में बांटा गया, उच्च तथा उच्चतर। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की कोशिश की गई। दोस्तों यहाँ पर इनका कहना था दौलत सिंह कोठारी कमीशन का कि जो शिक्षा है उसको व्यावसायिक बनाया जाए, सामाजिक बनाया जाए और साथ ही साथ उसको आर्थिक रूप से जो भी बच्चा व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ रहा है वो आगे चल करके आर्थिक रूप से मजबूत बन सके और अपनी आजीविका अच्छे से चला सके, जीवन में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। इसके बाद है शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि यहाँ पर चूंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग खेती पर ही आधारित जीवन जीते हैं, या ये कहें कि मैक्सिमम लोग किसान हैं। तो किसानों को अगर समृद्ध, चूंकि जब देश ही कृषि प्रधान है तो किसानों को समृद्ध बनाना सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो अगर किसान पढ़ा लिखा होगा, वो अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा, कृषि में अनुसंधान होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो फसल होगी वो अच्छी उगेगी और उत्पादन बहुत अधिक होगा। तो इसलिए जो ये कोठारी आयोग था, इन्होंने कृषि विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया और कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को भी इन्होंने बढ़ावा देने का सुझाव दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय में एक छोटी सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती हो। यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जितने भी देश में विश्वविद्यालय हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल का बनाया जाए। आप सभी लोगों को पता है कि जो रैंकिंग निकलती है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की, उसमें भारत में अभी किसी भी विश्वविद्यालय को जगह नहीं मिली है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश अभी उन मानकों पर नहीं खरा उतरता है जिन मानकों पर ये और दूसरे देशों के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो खरी उतरती हैं। तो अभी बहुत जरूरत है अपने देश में शिक्षा पर, खासकर जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उस पर वर्क करने की जरूरत है। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा व कार्य अनुभव, जिसमें हाथ से काम करने व उत्पादन अनुभव शामिल हो, आरंभ किए जाए आदि। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात की जा रही है, जिससे किसान करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कुछ लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सुझाव दिया गया है, ये पूरा कोठारी आयोग में वो मुख्य रूप से यही दिया गया है कि बालक को इस तरीके से शिक्षा देना कि वो आगे चल करके अपनी आजीविका अच्छे से चला सके और समाज में भी अपना योगदान दे सके। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। दोस्तों आप लोगों ने देखा था वुड का घोषणा पत्र, आपने देखा हंटर आयोग, आपने देखा कि सभी में क्या बात की गई है? शिक्षक प्रशिक्षण की। यानी कि जैसा कि आप लोग शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्यों ले रहे हो आप? ताकि आप जब एक बार सीख करके जाओगे किस तरीके से बच्चों को डील करना होता है, कैसे बच्चों से अच्छे से हमको बच्चों से अपनी बात को बहुत ही आसानी से पहुंचाना होता है और बच्चों से भी क्वेश्चन पुटअप करवाने होते हैं और किस तरीके से बच्चों को अनुशासन में रखना होता है, ये सब यही तो आपकी 2 साल की डीएलएड की ट्रेनिंग होती है। तो सेम वही चीज है, चाहे आपको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे जूनियर के बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे आपको 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना हो, सबके लिए क्या होता है? ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, सबके लिए आपको कोर्स करने होते हैं।
तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि किस तरीके से आप प्रशिक्षण लो जिससे आप योग्य शिक्षक बन सको। और क्योंकि जब तक शिक्षक प्रशिक्षण लेकर के नहीं आएगा तब तक वो अपनी बातों को अच्छे से अपने शिष्यों को या अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता पाएगा। तो बहुत जरूरी है एक शिक्षक का प्रशिक्षित होना। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी कोठारी आयोग की। तो कोठारी आयोग का गठन कैसे हुआ था और कब हुआ था ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे, फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे। और दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद फिर हम आगे 2 क्लासेस आपकी और हैं इसके बाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी और जितना भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है कोठारी आयोग के बारे में ये सभी आपको अच्छे से सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। आपको हमारे चैनल पर इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है, आपको सब चीज यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इसीलिए हमारा भी उद्देश्य है कि आपको जो भी चीज हम दे रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हो और आप लोग इसका भरपूर उपयोग कर सके। जो भी स्टडी मटेरियल हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, जो भी आप लोगों के लिए अच्छे नोट्स लेकर के आ रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप लोग प्लीज हमारे जितने भी वीडियोस हैं सबको शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स को। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और दोस्तों हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। दोस्तों हम लोगों ने आपके हर एक सब्जेक्ट के अलग-अलग क्लासेस लेकर के और उन सभी का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ने में आपको और भी मजा आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।